फैसल, आपने तो प्रेडिक्ट कर ही दिया था, काफ़ी टाइम से जो है वो आप प्रेडिक्ट कर रहे थे कि जनरल फैज़ का फैसला जो है वो बहुत जल्द आने वाला है। 14 साल की सज़ा जो है वो भी आपने प्रेडिक्ट कर दी थी। तो क्या समझा जाए, ये मामला जो है, उनका जो चैप्टर है वो अब क्लोज हो गया है या अभी भी कुछ आना बाकी है? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, आपको याद होगा कि 9 मई से 1 साल पहले मुझे तहरीक इंसाफ से निकाल दिया गया था और मैं मना कर रहा था कि इस तरफ और इस तरफ सियासत तबाही और बर्बादी की तरफ मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, वहां से वापसी नहीं होगी। बहरहाल मुझे निकाल दिया, मैं शुक्र अल्लाह का अदा करता हूँ। लेकिन ये फैज हमीद का एक केस और 4 इल्जामात का फैसला है 14 साल का। अभी 9 मई का ट्रायल चल रहा है और जैसा मैंने आपको बताया है अपने ट्वीट में कि फैज हमीद ही गवाही और शवाहिद देंगे इमरान खान साहब के खिलाफ 9 मई से लेकर, उसकी तहरीक इंसाफ के लोगों से लेकर उन लोगों को जो इंसाफी कुर्सियों पे कलम चला रहे थे, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए मुल्क दुश्मनी कर रहे थे। तो इसमें बड़ी क्लैरिटी रखें, इबाम ना हो, इफ एंड बट ना हो, एनालिसिस नहीं है, इट्स रिटन ऑन द वॉल। इमरान खान साहब 9 मई के शिकंजे की तरफ जा चुके हैं। तो वो इसके अंदर अब कोई पॉसिबिलिटी कि हो सकता है, नहीं हो सकता नहीं है। ये तो 9 मई के केस के अंदर जब वो शवाहिद देंगे, दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। तो ये तो मैंने जो आपको लिस्ट दी है, उसके अलावा उस लिस्ट में मैंने आपको कहा है कि एक जैसे आरजी नालायक सीएम है, जिसको बताना पड़ता है कि सीएम है, उसमें मैंने आपको कहा था नाअहली, बैन, गवर्नर राज, पुराने केसेस, 9 मई के केसेस, मंतकी अंजाम तक पहुंचना, 9 मई के लोग जो भगौड़े हैं, जो केपीके में बैठे हुए हैं, ये सोच रहे हैं कि किसी और मुल्क का हिस्सा है, उनका पकड़ा जाना, गद्दारी। और जिन लोगों ने, जिस सेनेटर ने ये कहा कि फौज को हम जान से मार देंगे, उसकी सेनेटरशिप मुझे नहीं नजर आती। ठीक है, एक एमएनए की मुझे एमएनएशिप नजर नहीं आती। ये सब जैसी एक्शन होगा उसका इम्पैक्टफुल, रूथलेस डबल रिएक्शन होगा। इसका कोई गुंजाइश ना रखे। अल्लाह की जात है, अल्लाह को सारी चीजें का इल्म है और वो कर सकता है। इंसानी, दुनियावी और कानूनी तौर पे तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं। नहीं, आपकी प्रेडिक्शंस तो अभी तक जो भी आप दे रहे हैं वो सही ही जो है वो साबित हो रही हैं, मोर और लेस। लेकिन ये बताएगा, जब आप 9 मई के केस के हवाले से बात करते हैं और ये कहते हैं कि फैज़ हमीद जो हैं वो इमरान खान के हवाले से कोई गवाही देंगे और फिर उनकी भी मुश्किलात जो है वो बढ़ जाएंगी, मैं जानना चाह रही हूँ कि ऐसी क्या मुश्किलात जो है वो खान साहब के लिए बढ़ जाएंगी, जो ऑलरेडी बहुत सारे केसेस में उनको बहुत सारे सालों की जो है वो सजाएं हुई भी हैं, तो एक और सजा हो जाए? क्योंकि इसमें कहीं म्यूटनी वगैरह का तो जिक्र नहीं है, इसमें तो पॉलिटिकल एजिटेशन का जिक्र है, इंस्टेबिलिटी का जिक्र है विद रिगार्ड्स टू पॉलिटिकल एलिमेंट्स। तो ये जिक्र जो है वो किया गया है, अगर हम 9 मई के हवाले से बात करें तो क्या किस किस्म की मुश्किलात का आप जिक्र कर रहे हैं फॉर इमरान खान? सबसे इंपॉर्टेंट लाइन तो आप भूल गए, सीक्रेट एक्ट, खिलाफ वर्जी। उसकी नीचे बहुत सारी चीजें आ जाती, उसको रूल आउट ना करें, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब वो बताएंगे एज प्राइम मिनिस्टर उनको क्या काम मिलते रहे फैज़ हमीद साहब को। नहीं, लेकिन 9 मई तो जब हुआ तब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर तो नहीं थे। मुझे बात तो करने दें। जी 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 मैंने आपको एज प्राइम मिनिस्टर जब वो अहकाम दे रहे थे उस जुमरे से रिलेटेड, और 9 मई से प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, उसके शवाहिद और चीजें देंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो उसका फायदा किसको था? किस सियासी शख्सियत को था? इमरान खान साहब को था। किस सियासी पार्टी को था? इमरान खान साहब की पार्टी को था, पीटीआई को था। पीटीआई के अंदर जो 9 मई के बाद हाल था कि उस 9th में मुलविस पे साइड पे हो गए, वो भी नहीं बचेंगे। जो इंसाफ की कुर्सी में बैठकर, चाहे वो इस्तीफा दे चुके, उन्होंने अपने कलम से इस चीज को फैसिलिटेट किया, वो भी नहीं बचेंगे। तो मैं तो बड़ा क्लियर हूँ, आप मुझसे जो एग्जैक्ट सवाल करना आप कर लें, मैं आपको जवाब डायरेक्ट दे दूंगा। जी फैसल, बहुत शुक्रिया आपका। आपने जो 9 मई के ट्रायल के हवाले से कहा है कि इमरान खान साहब के खिलाफ वो खुद ही सारी चीज़ें बताएंगे, तो क्या मतलब जब उनका ट्रायल हो रहा है तो वो एज ए मुलजिम के तौर पर उनका ट्रायल हो रहा है या एज ए उसमें वादा माफ गवाह के तौर पर हो रहा है? क्योंकि यूजली देखा जाता है कि जब आप किसी स्टेट के प्रोसिक्यूशन के या उनके वादा माफ गवाह बनते हैं, किसी के खिलाफ आप एविडेंसेस देते हैं या गवाही देते हैं, तो फिर ही आपको कोई रियायत मिलती है। तो इसमें वो एज ए अक्यूज जाएंगे या एज ए उसका अप्रूवर के जाएंगे खान साहब के खिलाफ? साहब इसकी भी क्लैरिटी रखें। एक्यूज, मुजरिम, उसमें उनकी सजा फैज की कोई कम नहीं होने जा रही। क्लैरिटी रखें इसके अंदर, कोई अभाव नहीं इसके अंदर। नहीं, इसमें अगेन ये जो ट्रायल 9 मई वाला खान साहब पे भी होगा, ये जो ट्रायल है इनका
इसमें 9 मई के इसके इवेंट्स जो हैं? डॉक्टर साहब, ये कैसा सवाल है सर आपका? इसमें क्लैरिटी है सर, इसमें ये फेल बिट बट नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है, एनालिसिस नहीं है, इसके अंदर क्लैरिटी है। जब 9 मई के केस के शवाहिद फैज हमीद देगा और उसकी गवाही देगा तो अंडरस्टूड है, रिटन ऑन द वॉल है, दीवार पे लिखा हुआ है कि इमरान खान साहब के लिए शिकंजा टाइट हो जाएगा, उसकी पार्टी के लोगों के लिए टाइट हो जाएगा, और इंसाफ की कुर्सी पे बैठ के, चाहे वो रिजाइन कर गए, वो कलम जिन्होंने चलाया है उनके खिलाफ ही शिकंजा होगा, और उसके पैरामीटर्स बहुत दूर हद तक जाएंगे। अब 9 मई से इमरान खान साहब बड़ी जिम्मा नहीं है कहीं भी, क्लैरिटी रखें इसके अंदर। तो इन पे एक ये जो कोर्ट में ये केस चल रहा है खान साहब पे, सो खान साहब का सिविलियन साइड पे ये ट्रायल जो है वो है, और ये मिलिट्री साइड पे ट्रायल नहीं होगा, वो करेगी, फौजी करेगी उन्हीं का, जनरल फैज का। देखिए ये तो अभी कबल वक्त है, ये तो जो शवाहिद वो देंगे, अगर वो शवाहिद सिविलियन हद तक की है तो सिविलियन केस चलेगा, लेकिन वो शवाहिद अगर फौज से लिंकअप हो जाते हैं फैज हमीद के दिए हुए, तो वो किसी भी चीज को आप रूल आउट तो नहीं कर सकते, इसमें पॉसिबिलिटीज को आप रूल आउट नहीं कर सकते। तो आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है सर? आपके पास तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, खबर होती है, और एनालिसिस नहीं होता। जो आप मतलब आपसे 3 साल होने वाले हैं ऑलमोस्ट, आपसे कई दफ़ा दर्जनों दफ़ा बात हुई है, जो आपने प्रोटेक्शंस की हैं वही एज इट इज़ होती है। तो आपको तो पता ही होगा कि किस तरह के एविडेंसेस आ रहे हैं जिसमें खान साहब की इन्वॉल्वमेंट है डायरेक्ट या नहीं है उसमें 9 मई में सर, जनरल फैज हमीद साहब के साथ मिलकर। ये केस चल रहा है, मैं आइंदा आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह आपको देता रहूंगा खबरें, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्योंकि ये ट्रायल चल रहा है उसमें दखलंदाजी ना हो जाए किसी चीज़ की, बट मैं आपको हर चीज़ बता रहा हूँ, अपने ट्वीट में बता रहा हूँ, अपने लफ्ज़ों में भी बता रहा हूँ। आप मुझसे ज़्यादा बहुत इंटेलिजेंट और डीप थिंकर हैं, आपको सब समझ आ रही है, लेकिन कुछ चीज़ें कबल वक्त होती हैं, कुछ चीज़ें वक्त पे होती हैं, कुछ चीज़ें वक्त से पहले होती हैं। वक्त से पहले इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। सर ये इसमें सिर्फ खान साहब का आ रहा है या पीटीआई के बाकी भी लीडरान बहुत सारे थे? मसलन ये कहा जाता है जो अखबारात में और स्टोरीज भी सामने आई हैं उस वक्त के, इमरान खान साहब जो है उन्होंने जनरल फैज हमीद का निक नेम जो है उन्होंने आजम सवाती रखा हुआ था, और पार्टी के कोई एक दो मेल फीमेल थे जिनको कहा जाता भाई उनको आजम सवाती को फ़ोन करो, तो मतलब होता था जनरल फैज हमीद को फ़ोन करो। इज़ इट ट्रू? इस तरह की कुछ चीज़ें भी कोई आपके नॉलेज में या वहाँ पे प्रोसीडिंग में सामने आई हैं, आने का है? नहीं सर, ऐसा कोई नहीं था, खुला खाता था सर। फैजू जो था वो उनका जो जान का टुकड़ा था, और वो उनकी जान के टुकड़े थे, और बीच में जिनबूत भी थे, तो ये कोई किसी की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जब वजीर आजम थे तो वो पावरफुल थे, और DGIS है, बला की चीज वैसी होता है, और वो जब वजीर आजम के साथ मिल जाए तो वो डबल बला की चीज बन जाता है। तो फैजू तो जान का टुकड़ा थे, तो फैजू को फैज कहने की जरूरत नहीं है, निकनेम देने की कोई जरूरत नहीं, इतना कोई छुप छुपा के काम नहीं है, खुल खुला के काम हो रहा था पाकिस्तान के खिलाफ। तो रिकॉर्डिंग है उनके पास, कोई मतलब टेलीफोनिक कोई कन्वर्सेशन है, कोई टेक्स्ट मैसेजेस हैं, या मतलब क्या इस तरह का एविडेंस है? आप कह रहे हैं कि वेरी मतलब स्केरी और बड़ी उनके पास अगर डिटेल्स हैं। मैं आपको बड़े क्लैरिटी से कह रहा हूँ कि फैज हमीद तो अपने घर में ही बात करता होगा, तो उसकी रिकॉर्डिंग रखता होगा, लेकिन एविडेंसेस ऐसे हैं जो ब्लैक एंड व्हाइट हैं। जब कौम किसी से प्यार करती है तो शिद्दत से करती है, और जब नफरत करती है तो भी शिद्दत से करती है। तो जब एविडेंसेस सामने आएंगे तो वो ब्लैक एंड व्हाइट एविडेंसेस हैं। ये वाहिद इदारा है जो इंटैक्ट इसलिए है कि इसमें सजा और जजा का जो ताल्लुक है वो मेरिट के ऊपर है। किसी की ख्वाहिश, किसी के असर रसूख, किसी के शरबत पीने वाले, किसी के इस्तीफा देने वाले लोगों का नहीं है। उसको बड़ा क्लियर रखें, तो वो एविडेंसेस लीथल है। अच्छा, तो उसमें सर कोई नेचर उनकी कोई आप बता सकते हैं कि आप कह रहे हैं लीथल का लफ्ज आपने यूज किया है, कि क्या नेचर है उनकी? कोई ओपनली कोई आर्मी के अंदर कू की बात की जा रही थी, कोई टेक ओवर की बात की जा रही थी, मतलब आप कह रहे हैं लीथल एविडेंसेस हैं? अब लीथल इज ए वेरी लीथल वर्ड सर। देखिए रऊफ साहब, इमरान खान साहब अपने इक़्तिदार की जंग में थे, वन मैन शो चाहते थे, और इस आदमी को, फैज हमीद को रियासत की चीफ बनाना चाहते थे, और चीफ बना के आप क्या नताइज देना चाहते थे? फौज को तो कंट्रोल में लेना चाहते थे। और अगर ऐसा शख्स जो फौज का चीफ बन जाता तो आप सोचे मुल्क का होता। लेकिन जहाँ तक एविडेंसेस की आप बात कर रहे हैं वो ब्लैक एंड वाइट एविडेंसेस हैं। उसमें आपको पता चलेगा कि मुल्क दुश्मनी, बगावत, गद्दारी, फौज के खिलाफ या रियासत के खिलाफ या सियासत के खिलाफ या जमहूरियत के खिलाफ या मुल्क को दाव पे लगाना इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी ईजी। मतलब अल्लाह की ज़ात कर सकती है, मुआवजा हो सकता है, लेकिन दुनियावी, कानूनी और इंसानी तौर पे ये वो जगह है जैसे मैं रोक रहा था, जैसे वापसी नामुमकिन नजर आती है।
सर और आज पीटीआई के लिए एक्चुअली मातम का दिन है और होना चाहिए। और उसके जो साइड पे बंदे बैठे हुए हैं जो समझ रहे हैं 9 मई के अंदर वो थे और निकल गए हैं, नहीं वो भी नहीं निकले हैं, वो भी शिकंजे में आएंगे। और जो इस सियासत को लेके परवान चढ़ा रहे हैं वो भी कानूनी तौर पे इबरतनाक उनको बना दिया जाएगा। कोई भी हो पाकिस्तान का दुश्मन, और बर्बरियत से हाथों से भी निपटा जाएगा। इन सब चीजों में बड़ी क्लैरिटी है। अच्छा सर, आपने भी बात की कि जो फैसला सुनाया गया, यूजली तौर पर तो हम देखते हैं कि जब अदालतें सजाएं देती हैं तो जजमेंट्स वगैरह वो रिलीज़ की जाती हैं, लेकिन साहब मिलिट्री का अपना एक सिस्टम है। लेकिन क्योंकि पहली दफ़ा इतना बड़ा एक केस हुआ है, एक DGISI जो है उनको सजा दी गई, ये कहीं पॉसिबिलिटी है कि उनकी जजमेंट जो है रिलीज़ की जाए ताकि लोग वो देख सकें और इसकी ट्रांसपेरेंसी पे और इसकी के फैसले पे गवाह क्या थे, एविडेंसेस क्या थे, प्रोसिक्यूशन क्या हुई, डिफेंस क्या हुआ। तो ये फ़ौज करेगी कि उनकी जजमेंट जो है रिलीज़ की जाए, इसको मीडिया को या पब्लिक को ISPR करे वट के खुद एविडेंसेस भी देख लें और ख़ुद चीज़ें भी देख लें, ताकि ये तस्वीर ना मिले कि शायद। जी गुजारिश सर आपसे ये कि मैंने आपसे अर्ज की, ये आज का फैसला इब्तिदा है। अच्छा, दिस इज नॉट द एंड, दिस इज द बिगिनिंग। जब मैं आपको ये वर्ड यूज कर रहा हूँ तो मेरे वर्ड्स को बड़े बारीकी से देखें, सुने, समझें। आप मुझसे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट स्मार्ट आदमी है, मुझसे ज्यादा जानते हैं चीजों को। एक नंबर 2 ये कि प्लीज अंडरस्टैंड करें, अब कोई गुंजाइश फुल स्टॉप कॉमा नहीं। ये सीधा दीवार पे लिखी हुई चीजें, कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, कि कोई आंख से अंदर और कान से बह रहा है तो उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे सर, आपने एक बात की कि जो फैसले लिख रहे थे, कलम से फैसले लिख रहे थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो यू आर रेफरिंग टू सम पास्ट जजेस। तो क्या जजेस के भी खिलाफ आप समझते हैं कोई कार्रवाई वो की जाएगी, उन पे भी केसेस किए जाए? देखें नहीं, मैं तो वो शरबती अथर की बात कर रहा हूँ, और ऐसे जिन्होंने भी कलम चलाया है, कोई ना जज, ना जनरल, ना कोई सियासतदान, ना दीगर, कोई भी मुल्क दुश्मनी में पाया जाएगा उसकी मुलव्वस इन्वॉल्वमेंट निकलेगी। उसके साथ यही होगा जो होना चाहिए था 75 साल से, और जिसकी बुनियाद एक ईमानदार फील्ड मास्टर CDF ने रखी, अपने इदारे से शुरू करके, जो अपने से बड़ी 10 गुना बड़ी दुश्मन को शिकस्त देकर आया अपनी शहीदों की फौज के सिपाहसालार बनकर। तो ये प्रेसिडेंट भी उन्होंने ही रखा है, बुनियाद भी उन्होंने ही रखी है अपने इदारे से। जो हमने 75 साल में ना सुना ना देखा, वो सब हो रहा है। तो इसमें क्लैरिटी रखें, इसमें कोई भी आदमी 4 टांगे और 8 हाथ वाला नहीं है। अच्छा सर, अभी आपको याद होगा कुछ दिन पहले नवाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बातचीत की सहाफ़ियों से, उन्होंने यही कहा जनाब के, एक तो उन्होंने कहा जनाब कि इमरान खान साहब तो एक वो हैं, इनके पीछे जो लोग थे, जो असल लोग हैं, उनको सामने लाया जाए। साहब जरा ही वाज रेफरिंग टू जनरल फैज़ हमीद। बाज़ लोग जो हैं वो समझते हैं कि शायद वो जनरल बाजवा की भी बात करते हैं, और इससे बढ़कर वो समझा जाता है कि वो चाहते थे कुछ ये जजेस हैं जो उनको निकालने में शामिल थे उनके मुताबिक, तो उनको भी सज़ा होनी चाहिए। तो आप जो ये बात कह रहे हैं, ये कोई मिलती जुलती बात कर रहे हैं, तो क्या ये समझा जाए कि नवाज शरीफ साहब की जो विश लिस्ट थी, तो 2-4 तो वो हो गए, खान साहब का भी हो गया, जनरल फैज़ हमीद साहब का भी हो गया, तो अब जुडिशरी की तरफ भी अगर अगेन जो रुख किया जा रहा है वो नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश है, या वाकई कुछ आप समझते हैं कि इन्वॉल्वमेंट है जिस पर फौज उनको ये चाहे कि इनका भी ट्रायल हो? देखिए, फैज़ हमीद ने किसी की ख्वाहिश, किसी की सोच के बेसिस पे तो फैसला नहीं किया ना उनकी अदालतों ने। वो तो जो पाया गया मुल्क दुश्मनी में, उस हिसाब से एक केस में सजा हो गई, एक केस 4 इल्जाम के। नंबर 1। नंबर 2 ये, दूसरा हिस्सा आपने कहा कि वो बाजवा साहब की बात करते हैं। देखिए, बाजवा साहब बरी ज़िम्मा नेग्लिजेंस तो है, लेकिन बरी ज़िम्मा इसलिए हो गए कि जब मुल्क का वजीर आजम और मुल्क का DGISI मिल जाते हैं तो डबल बला बन जाती है, और जब उनको हटाने के लिए उन्होंने कोशिश की तो मसले मसाइल शुरू हो गए। तो इस वजह से अगर आप मुझे कहें कि नेग्लिजेंस का जहाँ तक जुमरा है, लेकिन अगर आप कहें कि वो उनकी इन्वॉल्वमेंट है, तो वो उनकी इन्वॉल्वमेंट इस तरह से नहीं होती कि अगर वो नहीं निकालते। वो जब तक उनको पता चला, चाहे देर में पता चला, लेकिन वो निकालने के लिए, हटाने के लिए जब आए तो कितनी चीज़ों की रुकावट हो गई। तो वो तो बड़ी उसके अंदर क्लैरिटी रखें। वो मेरी ख्वाहिश है, मेरी भी ख्वाहिश थी कि फैज़ हमीद का सब कुछ हो, क्योंकि जो उसने मेरे साथ किया, दुनिया के साथ किया, मुल्क के साथ किया, किया। उसके ख्वाहिश के ऊपर किसी ने कलम चला के मुझे अनप्रेसिडेंटेड सजाएं भी दी, वो चाहे शरबती क्यों ना हो, जो आज बाहर है, अफसर की बात कर रहा हूँ। तो मैं तो बात क्लियर हूँ साहब। तो सर, इसमें अब साहब जनरल फैज़ अकेले तो नहीं कर रहे होंगे, कोई फौज के अंदर के रैंक्स में से भी कोई अफसरान थे
लोग थे जो उनके साथ और फौज ने कोई आइडेंटिफाई किया और उनको भी ट्रायल, कोई उनकी सजाएं भी कोई आप तक पहुंची हैं कोई, या अकेले जनरल फैज को समझा जा रहा है? अकेला आदमी तो इतनी नहीं कर सकता। देखिए रऊफ साहब, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट डिफेंस का इदारा है और इसमें सियासी बयानात नहीं चलना चाहिए, क्योंकि हम स्पेसिफिक चीज़ों पर चल रहे हैं। मैं आपको ये श्योरिटी से कह सकता हूँ कि इसकी फैसिलिटेशन में अगर एक लेफ्टिनेंट जनरल DG ISI जा सकता है तो नेचुरली सहूलतकार होंगे। अगर तो उनके लिए भी फौज ने कर दिया होगा, नॉट नेसेसरली कि हर चीज़ बाहर आए। वो उनका इदारा है, वो जाने, वो काम जाने। जो मेन अक्यूज था, जो एलिफेंट था, जो ताकतवर शख्सियत थी, डबल ताकत के साथ थी, वो लेफ्टिनेंट जनरल था। उसका अंजाम हमने देखा है। अच्छा और सर, ये अंजाम आपने इसकी बात करते हैं, गवर्नर राज की बात करते हैं, KP के ये CM के नहली की बात करते हैं, MNA की बात करते हैं, फिर सेनेटर्स की, तो ये आप समझते हैं कि KP के ये खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं इनको भी डिसक्वालीफाई करने की कोई ऐसी तैयारी है, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आप बात कह रहे हैं? देखिए रऊफ साहब, ये वो तो कन्नी कतरा के निकल गए जब वजीर ना है, आरजी वजीर आला को ये बताना पड़े जाकर कि मैं वजीर आला हूँ, पुलिस वालों को बताना चले मैं वजीर आला हूँ। एक तो ये बड़ी क्लैरिटी है। वैसे वो कन्नी कटा के निकल गए साइड से, क्योंकि कुर्सी तो कुर्सी होती भाई। और PTI ने माइनस इमरान खान तो किया हुआ है ना, उनका ट्वीट का रीट्वीट करते हैं, ठीक है। और अपनी पार्लियामानी पार्टी के अंदर वो बता चुके हैं कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है डिस्टेंस करने की। सिर्फ उनकी फरमाइश PTI की कॉम्प्रोमाइज लोगों की ये है कि मैं 10-20 सेकंड की वीडियो बना रहे थे, ठीक है। इमरान अहमद खान न्याजी के नारे आपको सुनेंगे, इक़्तिदार के मजे लूटते रहेंगे। नुकसान पहुंचाने की इन्होंने कोशिश की, जेल में कोई बड़ी नुकसान खुदा ना खास्ता तो उसकी 40 साल उस पर सियासत करेगी PTI, वो भी इनका प्लान है। तो ये मैं तो आपको तसलसल से बताता जा रहा हूँ, वो प्लान की सिचुएशन आएगी तो जेल भी बदल देंगे। अभी कुछ नजर नहीं आ रहा, 1.5-2 महीने में अगर कोई ऐसी चीज डेवलप हुई तो कर देंगे, वो भी कोई नामुमकिन चीज नहीं है। फैसल, क्या पार्टी पे बैन के हवाले से भी कोई बात हो सकती है? देखिए बहन मेरी, जब मैं आपको लिस्ट देता हूँ तो आप लिस्ट भूल जाती हैं। मैंने आपसे कहा नाअहली, बैन, गवर्नर राज, 9 मई के केसेस, 9 मई के भगौड़े छुपे हुए उनको निकालना, गद्दारी, और क्या कहते हैं, ठीक है फैसल, सारी लिस्ट जो मैंने आपको दी है, उस लिस्ट में जिस तरह की जरूरत होगी, जिस तरह रिएक्शन होगा, उस रिएक्शन के तहत उस पर टिक हो जाएगा। ठीक है, सब है। सही है। अच्छा ये बताएं कि आप, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है, अब आपने जो लिस्ट दे दी है, पॉइंट टेकन, लेकिन मुझे ये बताएं, जब रिसेंटली एक बड़ी सख्त जो है वो प्रेस ब्रीफिंग भी जो है वो की गई DG ISPR की तरफ से, इस पूरे मामले में, और फिर इस तरह की सजाएं जो आ रही हैं इमरान खान के हवाले से जो भी आपने बात बताई, इस पूरे मामले में इस वक्त हुकूमत जो है वो कहाँ खड़ी है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि एक एनालिसिस ये भी किया जा रहा है कि हुकूमत कोई काउंटर नैरेटिव देने में नाकाम रही। इमरान खान की जो भी मज़ामती एक तहरीक चल रही थी वो जोर पकड़ रही थी, हर गुजरते दिन के साथ एक सख्त से सख्त ट्वीट, बयानात, ये सब आ रहे थे। हुकूमत कोई भी काउंटर नैरेटिव नहीं दे पा रही थी, इसलिए जो है इस किस्म की प्रेस ब्रीफिंग की गई, या वहाँ से जो है वो सख्त बयानात जो है या सख्त जवाब जो है वो दिए गए। तो आप हुकूमत को कैसे एनालाइज करेंगे इस पूरी सिचुएशन में? बहन मेरी, ये सुन लीजिएगा, मेरी गुजारिश अपनी बहन, हुकूमत, क्योंकि आपको शौक है बहुत जमहूरियत का और मुझे शौक है इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी का, ये एक तो फर्क यहाँ क्लियर कर ले। हुकूमत और गवर्नमेंट को एक साइड पर कर, जो आपने फोकस रखना है वो ये रखना है कि इस मुल्क का टीम लीडर, टीम हेड, जिसको पीछे शहबाज शरीफ साहब भी दबादब बैकअप दे रहे हैं, और वो काम नहीं करे कि मुझे नहीं आता, तुम्हें भी नहीं करने दूंगा, वो है फील्ड मार्शल CDF आसिम मुनीर साहब। चाहे वो दुश्मन को गिराना हो, चाहे वो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी हो, चाहे वो ट्रम्प के फेवरेट फील्ड मार्शल हो, चाहे ईरान के मसले को अफवाह व तफहीम से उसको हल करना हो, चाहे अफगानिस्तान को उसकी दहशतगर्दी पर एड्रेस करना हो, चाहे इंडिया को मारना हो, चाहे सऊदी अरेबिया से एग्रीमेंट करना हो और ऐसे कई अदर एग्रीमेंट्स की बात हो, चाहे पैसों को रिवॉल्व करने की बात हो, चाहे इन्वेस्टमेंट लाने की बात हो, तो फील्ड मार्शल आपका फोकस लाइन होना चाहिए। अब आप बाकी चीज़ों को साइड पे कर, वो रेलेवेंट है, इरेलेवेंट है, उस डिबेट में हम जाते ही नहीं। ये ईस्ट पे जाते हैं कि पाकिस्तान को क्या मिल रहा है, आपको और मुझे क्या मिल रहा है, तो फील्ड मार्शल आपको ला के दे रहे हैं, उसी तरह फोकस। बाकी तो आपने 72 साल में देख लिया कि आपको टॉप डेमोक्रेसी ने क्या दिया है, उसका सवाल का जवाब आपको मुझसे ज्यादा पता है।